ओके, तो मैं बात कर रहा था कि मैं आपको बता रहा था कि अभी पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन क्या होती है। बेसिकली अगर आपके पास जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गिवन कंसर्न की, अगर आप उसको डेटा इकट्ठा कर लें और उसके ऊपर रिजल्ट एस्टिमेट करें, जैसे पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन होगी। लेट्स टेक एन एग्जांपल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इंटरेस्टेड हूँ कि फैसलाबाद के अंदर कितनी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जो टेक्सटाइल जो फैक्ट्रीज हैं, टेक्सटाइल फैक्ट्रीज हैं या इंडस्ट्रीज हैं या फर्म्स हैं मेरे पास, तो सारी टेक्सटाइल फार्म जितनी भी फैसलाबाद के अंदर हैं तो वो मेरी पॉपुलेशन है, नंबर ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अगर मैं इन तमाम से डेटा ले लूँ, तमाम से डेटा लेने के बाद इनके बारे में कोई चीज़ बताऊँ, दैट इज़ कॉल्ड पैरामीटर कैलकुलेट करूँ, वो क्या क्या बताएगा, वो बेसिकली हमारे पॉपुलेशन के बारे में मुझे बताएगा। और जो पॉपुलेशन के बारे में बताता है पैरामीटर, उसको पैरामीटर बोलते हैं। मतलब अगर आपके पास एनीथिंग represents which gives the information, represents or provide the information regarding या related to population is called parameter। और अगर हमारे पास यहाँ पे वही सिंपल जो रिग्रेशन लाइन वो सेम होगी, यहाँ पे हमारे पास जो वाई आई है, यहाँ पे हमारे पास जो वाई आई है, और वो क्या है बेसिकली आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है। जैसे मेरे केस के अंदर अगर मैं देखूँ तो आपके पास वाई आई रिप्रेजेंट कर रहा है सारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को। B1 इज अ बीटा इज एन इंटरसेप्ट। ये आप बताता है आपको, ये आपको बताता है कि अगर आपके सारे वेरिएबल का फैक्टर 0 भी हो जाए तो इतना आपका जो है फिर भी आपकी इतना बीटा होगा। इसको एग्जांपल से हम ऐसे कह लेते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप गंदम की वीट प्रोडक्शन है, अगर आपके बाकी सारे फैक्टर जो जैसे लोन्स है, टूल्स हैं, चीज़ें हैं, उनके अलावा भी अगर आप सारे फैक्टर का 0 भी हो जाए लेकिन फिर भी कोई ना कोई प्रोडक्शन आपकी होगी। या इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं कि जो कंजप्शन फंक्शन है आपका, अगर आपकी इनकम 0 भी हो जाए लेकिन आपने फिर भी कुछ ना कुछ कंज्यूम करना है, दैट्स ऑटोनोमस कंजप्शन, वो आपका जो है इंटरसेप्ट होता है, ये बताता है। उसके अलावा जो आपका बीटा 2 टू फ्रॉम बीटा के है, ये आपका कोफिशिएंट्स हैं, हाँ, आपके रिग्रेशंस के। और जो x1 टू xk है, ये आपके नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं जो कि आपके डिपेंड जितने भी वेरिएबल्स हैं जो आप इंक्लूडेड है। और अगर हम पॉपुलेशन का कंप्लीट डेटा ले लें और उसके लिए एनालिसिस करें तो अल्टीमेटली वो क्या आपका पॉपुलेशन रिलेशन लाइन है। अगर उसके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कोलेक्टिवली ये बता रहे हैं कि हर कोफिशिएंट है, जो कोफिशिएंट क्या बताता है, जैसे फॉर एग्जांपल B2 है, B2 हमें ये बताता है कि अगर हम x2 को इंक्रीज करें उससे y में कितना चेंज आएगा। B3 हमें क्या बताता है, x3 के अंदर हम कितना चेंज करें, x3 1 यूनिट चेंज हो और y में कितना चेंज होगा। तो बेसिकली हर कोफिशिएंट है वो बताता है कि आपके रेलिवेंट वेरिएबल जो है उनको इंक्रीज करने से जो वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको कितना एक्सप्लेन करता है। और ये वो तमाम वेरिएबल जितने वेरिएबल हैं, अगर आप सारे वेरिएबल ले रहे हैं और ये वेरिएबल्स हम के तक ये जब इसको एस्टिमेट करेंगे तो हम ये बताएंगे कि वाई के अंदर कितना चेंज आ रहा है। इसके अलावा जो बाकी फैक्टर सारे होंगे या हमारा जो गुडनेस ऑफ फिट नहीं होगा, दैट गोज टू द एरर टर्म। उसके बाद हमारे पास इसमें मैंने बताया कि आपको दो पार्ट होते हैं, एक डिटरमिनिस्टिक पार्ट होता है, एक नॉन डिटरमिनिस्टिक पार्ट होता है। डिटरमिनिस्टिक पार्ट जो होता है नॉन, उसके अंदर क्या होता है कि आप जो भी पॉपुलेशन में से कोई भी सैंपल लेंगे, आप उसका मीन कैलकुलेट करेंगे तो उसका मीन सेम आएगा। अगर आप उसको चेंज करेंगे सैंपल को, फिर दूसरा सैंपल लेंगे, देन मीन कैलकुलेट करेंगे, वो भी मीन सेम आएगा। इट मीन दैट आपका जो जितना भी सेम वैल्यूज लें, आपको जो मीन वैल्यू है वो सेम मिलेगी। अब इसके बाद अगर आप समटाइम आपका इम्पॉसिबल है कि आप सारी पॉपुलेशन को स्टडी करें, तो इसके लिए आप क्या करते हैं, सैंपल सेट ले लेते हैं। देन सैंपल सेट लेने के बाद आप उसको एस्टिमेट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सैंपल रिग्रेशन लाइन। उस सैंपल रिग्रेशन लाइन बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं, हम ट्राई कर रहे होते हैं कि उसका जो सैंपल लें तो उस सैंपल से हम पॉपुलेशन के बारे में कुछ चीजें बता सकें। तो वो जो रिग्रेशन लाइन होगी उसको हम सैंपल रिग्रेशन लाइन बोलते हैं। जैसा कि हमारे पास यहाँ पे ये मैंने इंटरप्रेट किया कि बीटा 1 इंटरसेप्ट है, बी के जो कोफिशिएंट्स हैं कोलेक्टिवली इनको आप रिग्रेशन कोफिशिएंट्स आपके हैं, देन जो चेंज बताता है। सैंपल रिग्रेशन लाइन के अंदर मैंने जैसे बताया कि जैसे आपके पास गिवन एग्जांपल मैंने कहा टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हर इंडस्ट्री के साथ जाकर डेटा नहीं ले सकता। देन आई कैन चूज 1 और 2, टॉप वन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मिडल और लोअर। और मैं ये कह सकता हूँ कि रिस्पेक्ट टू द सेल वॉल्यूम, कोई क्राइटेरिया बनाने के बाद, लॉजिकल क्राइटेरिया बनाने के बाद मैं नंबर ऑफ फॉर्म्स को सिलेक्ट कर लूंगा एंड देन टेक अ सैंपल।
और सैंपल लेने के बाद उसके मैं क्या करूंगा, उसका एनालिसिस करूंगा और उससे जो रिग्रेशन लाइन एस्टिमेट होके आएगी वो क्या आएगी आपके पास, सैंपल रिग्रेशन लाइन आएगी। और उस जो उसमें जो पॉपुलेशन के बारे में हमें बताता है उसे हम पैरामीटर बोलते हैं, जो हमें सैंपल के बारे में बताता है उसको हम स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। स्टैटिस्टिक्स है जो है वो बेसिकली क्या है, पैरामीटर ऑफ सैंपल है, उसको हम बोलते हैं कि वो आपका पॉपुलेशन के लिहाज से अगर बताए तो पैरामीटर है, लेकिन अगर आपके पास जो ऐसी चीज ऐसी मेजरमेंट जो कि आपको सैंपल के बारे में बताए उसको हम स्टैटिस्टिक बोलते हैं। और इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे भी अगर आप वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है, b1 जो है इंटरसेप्ट है सैंपल सेट का, और b2 जो है b2 b3 स्मॉल b सो ऑन के तक ये आपके कोफिशिएंट्स हैं। और अगर हम इसको जनरल फॉर्म में लिखें तो जो b है, b is shows the matrix vector of matrix of betas and x shows the vector of x independent variables। उसके बाद अगर हम इसको एस्टिमेट करें y के ऊपर हेड तब आता है जब हमारे पास एस्टिमेट कर लेते हैं, जब हम इक्वेशन को एस्टिमेट कर लेते हैं तब हम एरर नहीं लिखते साथ में। देन यू हैव बिकॉज आप एस्टिमेट कर चुके होते हैं, उसके बाद जो आपके पास चीजें आती हैं वो क्या, एरर इक्वेशन के अंदर नहीं लिखते क्योंकि वो आपकी एस्टिमेटेड इक्वेशन है, उसको हम y हैड से डिनोट करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है इसका मेथड ऑफ ओएल, और जो OLS बेसिकली करता क्या है, जैसे मैंने एट द बिगिनिंग आपको बताया कि जो बेसिकली आप जो ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर है ये फर्स्ट मेथड है। जैसे तीन मेथड मैं आपको बताए थे कि एस्टिमेशन के तीन मेथड होते हैं, एक OLS ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर फैमिली है, सेकंड मैक्सिमम लाइक्लीहुड है, थर्ड मेथड ऑफ मूवमेंट्स है। ये तीन मेथड्स हैं। उनमें से जो OLS क्या करता है, ये बेसिकली करता है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर को मिनिमाइज करता है, और जितने भी लीस्ट स्क्वायर फैमिली को बिलोंग कर जितनी भी रिग्रेशन मॉडल्स हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं, एरर को मिनिमाइज करते हैं। अब सम ऑफ एरर को मिनिमाइज क्यों करते हैं, मैंने बताया था सम इसका स्क्वायर क्यों लेते हैं। जैसे मैंने बताया समटाइम आपका एरर पॉजिटिव है, समटाइम आपका एरर नेगेटिव है। जैसे मेरे केस के अंदर मैंने कहा था कि मेरे जो नंबर आएंगे वो आएंगे, मैंने एस्टिमेट किए थे जो वाई हैड है, वाई हैड एस्टिमेट किया था मैंने कहा था 80 आएंगे, और एक्चुअल में मेरे जो जो नंबर थे वो वाई एक्चुअल नंबर वो कितने थे, मेरे से 60 थे। इस केस में जो एरर होता है, एरर को हम कैलकुलेट करते हैं एक्चुअल में से, एरर को कैलकुलेट करते हैं, एरर इज इक्वल टू एक्चुअल में से हम माइनस करते हैं प्रेडिक्टेड, जो माइनस करते हैं। इस केस में हमारे पास क्या है, जो हमारे एक्चुअल में हमारे पास 60 है मार्क्स आए हैं, और हमारे पास प्रेडिक्टेड कितने 80 हमने प्रेडिक्ट किए थे, और हमारे पास -20 का डिफरेंस है। अगर आप इसको, मैंने क्या कि इसमें -20 ये बता रहा है कि आपने नंबर जो है 20 ओवर एस्टिमेट किए, एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा एस्टिमेट किए। अगर इसी को हम इस तरीके से लें, अगर आपने जो एस्टिमेट मार्क्स किए वो आपके आए फॉर एग्जांपल 50, आपने 50 मार्क्स एस्टिमेट किए, वाई हैड जो आपका है 50 है, और उस केस के अंदर आपका जो एरर क्या आएगा, उस केस में आपका जो एरर आएगा वो आएगा क्या आएगा आपका, आपने जो एक्चुअल नंबर आए हैं वो 60 हैं, आपके 60 हैं, उसमें से जो प्रेडिक्टेड नंबर आपके 50 आए हैं। इस केस में जो आपका +10 एरर है, इसमें आपने क्या किया है, उसको अंडर एस्टिमेट किया है, और अंडर एस्टिमेट और ओवर एस्टिमेट की वजह से आपका एरर पॉजिटिव और नेगेटिव में आता है। अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे फॉर एग्जांपल, तो आपके पास आ जाएगा -20, -20 को जब ऐड करेंगे प्लस के साथ 10 करेंगे तो इज इक्वल टू 10 आ जाएगा माइनस का। अब एक्चुअली क्या होगा इस केस के अंदर, आपने हालांकि ये 30 है लेकिन आप जो है 10 आंसर दे रहा है, दैट्स व्हाई वी टेक अ स्क्वायर। जब हम इनका स्क्वायर ले लेंगे, जो 2 का स्क्वायर लेंगे तो 400 आ जाएगा, और उसके बाद जो 10 का स्क्वायर आ जाएगा वो 100 आ जाएगा, और इज इक्वल टू 500 आ जाएगा, एंड देन यू कैन आल्सो टेक द स्क्वायर रूट, अंडर रूट ले सकते हैं। उस केस के अंदर आपका क्या, जो दोनों एरर को आप कम्युलेट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई हम एरर के स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर लेने के बाद हम एरर के स्क्वायर को मिनिमाइज करते हैं। यहाँ पर आपके पास गिवन जो स्लाइड के अंदर वाई आई है जी आपका एक्चुअल है, उसके बाद जो आपके पास B1 से लेकर बीटा 1 सो ऑन बी के तक ये आपका एस्टिमेटेड है, और एक्चुअल में से आप एस्टिमेटेड को जब निकालते हैं तो आपके पास एरर टर्म आती है, या एस्टिमेटेड या प्रेडिक्टेड बोलते हैं इसको। और जब ये बेसिकली जो मेन इसका थीम है OLS का, इसमें हम एरर के सम ऑफ स्क्वायर को मिनिमाइज करते हैं। उसके बाद आगे अगर हम देखें, अगर हमारे पास जो अल्फा, यहाँ पे अल्फा जो है वो इंटरसेप्ट है, बीटा जो आपका कोफिशिएंट है, यहाँ पे जो आपका जो अल्फा है वो स्टार्ट होगा, जो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये आपकी फिटेड लाइन है या सिमेट्रिक लाइन है। ये जो आपके पॉइंट्स हैं, ब्लू पॉइंट्स हैं, वो लाइन के ऊपर भी है, लाइन के नीचे भी है, और लाइन के ऊपर भी है। वो तमाम पॉइंट जो लाइन के ऊपर हैं वो बेसिकली क्या आपने ओवर एस्टिमेट कर दिए, वो तमाम पॉइंट जो लाइन के नीचे हैं वो आपने अंडर एस्टिमेट कर दिए, और वो तमाम पॉइंट जो लाइन के ऊपर दोनों पॉइंट है वो आपने एक्चुअल एग्जैक्टली सही एस्टिमेट किए। और इन दोनों का जो डिफरेंस है अबव, जो एक्चुअल और प्रेडिक्टेड का, जो जो पॉइंट्स अबव है
और जो बिलो है, दोनों का डिफरेंस जो एरर है, इसको हम एलैबोरेट कर सकते हैं इस नेक्स्ट फिगर के अंदर। इसमें देखिए आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर साफ नजर आ रहा है कि आपके पास एक पॉइंट है जो आपका एक्चुअल वाई आई है, जो लाइन के ऊपर है, और आपने जो वाई एस्टिमेटेड किया वो लाइन के ऊपर है, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो एरर है। इस केस में आपका एरर पॉजिटिव है, अगर यही पॉइंट नीचे होता लाइन के तो आपका एरर नेगेटिव होता, और इस केस में क्या है, आपका ओवर एस्टिमेट या अंडर एस्टिमेट के केस में आपके एरर प्रोड्यूस हो रहे हैं। और अगर आपका एग्जैक्टली सेम आ जाए, जैसे मैंने कहा एग्जैक्ट रिलेशनशिप है, देन हम कहेंगे मैथमेटिकल रिलेशनशिप है, स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप नहीं है, और एरर फ्री है, इसके लिए इसका मतलब है एग्जैक्ट रिलेशनशिप है, वो स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप नहीं है। स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप में हम कोशिश ये करते हैं, ये लाइन जो फिट करते हैं, ये लाइन हम ये फिट करते हैं, जैसे पिछले या स्लाइड के अंदर है, आप ये देखेंगे, हम कोशिश करते हैं कि गिवन नंबर ऑफ पॉइंट्स के अंदर हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम पॉइंट इस लाइन के पास थ्रू गुजरे, और जितना ज्यादा गुजरेंगे उसे हम बोलते हैं उतना अच्छा फिट किया, उसको हम बोलते हैं आर स्क्वायर। वो आर स्क्वायर आगे मैं बताऊंगा वो बेसिकली होता क्या है, एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर, आपने कितना एक्सप्लेन किया उस वेरिएबल को सही में, और डिवाइड बाय टोटल सम ऑफ स्क्वायर, और वो बेसिकली आपका क्या होता है, आर जो स्क्वायर है वो बराबर होता है आपका एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर डिवाइड बाय टोटल सम ऑफ स्क्वायर। अब जो एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर होता है कि आपके वेरिएबल, जितने भी आपने वेरिएबल लिए उन्होंने डिपेंडेंट वेरिएबल कितना एक्सप्लेन किया, उसको डिवाइड करते हैं टोटल वेरिएशन, उस वेरिएबल में जो 100 कितनी वेरिएशन है उसको जब डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर आता है, उसे हम कहते हैं आर स्क्वायर। ये आगे मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा अभी जब आएगा नेक्स्ट। उसके बाद आगे जो हमारे पास आता है, जो जो चाहे वो सिंपल रिग्रेशन हो चाहे वो मल्टीपल रिग्रेशन हो, उसके लिए हमारे पास हम यूज करते हैं उसके डिफरेंट अजम्पशंस हैं। उसको अजम्पशंस को हम क्या बोलते हैं, ये बेसिकली क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है इसके जो अजम्पशंस हैं, उन अजम्पशंस की बेस के ऊपर हम क्या करते हैं, अल्टीमेटली इसको एस्टिमेट करते हैं, या ये अजम्पशन फुलफिल होना जरूरी है रॉबस्ट रिग्रेशन के लिए। उसमें सबसे पहला जो A1 है, assumption 1 है, उसमें कहते हैं मॉडल इज लीनियर इन पैरामीटर्स। अब जैसे मैंने आपको बताया, अगर हम इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन के अंदर हम लिखते हैं कि y इज इक्वल टू a प्लस b1x1 प्लस b2x2 प्लस एरर e, इसको मैं एरर को e लिख रहा हूं यहाँ पे। इस केस में अगर हमारे पास देखें, हमारे पास जो पैरामीटर कौन कौन से हैं, इसमें पैरामीटर हमारे पास a पैरामीटर है, इसमें हमारे पास जो a पैरामीटर है, इसमें हमारे पास b1 पैरामीटर है, इसमें हमारे पास b2 पैरामीटर है, ये 3 पैरामीटर्स हैं। पैरामीटर किसे कहते हैं, हर वो चीज ऐसी मेजरमेंट जो कि पॉपुलेशन के बारे में बताए जैसे पैरामीटर है। तो पहली असम्पशन हम इसमें ये लेते हैं, जो हमारे पैरामीटर है लीनियर है, उनकी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पावर है 1 है। सेकंड असम्पशन हम ये लेते हैं कि रेग्रेसर आर फिक्स आर नॉट स्टोकास्टिक। स्टोकास्टिक कहते हैं जो रैंडम, नॉन रैंडम हो। वैसे स्टोकास्टिक का मतलब होता है कि जिसका ऐसा इवेंट, जो स्टोकास्टिक का मतलब है कि जब भी आप कोई भी एक इवेंट करो उसके नतीजे में उसका जो रिजल्ट है वो डिफर है। मिसाल के तौर पर आपने एक इवेंट किया है, मतलब आउटकम है, आउटकम जो है वो आपका क्या है, आउटकम इज डिफरेंट आपका, बट इनपुट इज सेम। जो आपकी इनपुट है वो सेम है, लेकिन आउटपुट आउटकम जो आपका वो डिफरेंट है। मिसाल के तौर पर जैसे अगर आप एक जो इन क्रिकेट के अंदर जो बॉलर है वो बॉल करवाता है, हर दफा बॉल करवाता है, जो उसका इनपुट सेम है, जबकि उसका जो आउटकम है वो डिफरेंट है। कभी उसमें 6 रन बनते हैं, कभी उसमें 4 रन बनते हैं, कभी उसमें 0 रन बनते हैं, कभी उसमें जो आउट ऑफ विकेट होती है। अब बॉलर करके रहा है सेम आउटकम, सेम आउटकम है, उसका डिफरेंट जो सेम इनपुट है और डिफरेंट आउटकम निकल रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टोकास्टिक प्रोसेस। यहाँ पे वो कह रहा है कि नॉन स्टोकास्टिक होना चाहिए, यानी कि जो उसका जो आउटपुट है वो सेम होनी चाहिए। जो रिग्रेसर्स हैं, रिग्रेसर से मुराद यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की जो वैल्यूज है वो फिक्स होने चाहिए। यानी कि अगर ईयर्स के लिए उसको चेंज, ये नहीं कि आप पहली दफा वैल्यू ले 99 के लिए वो 20 ले रहे हैं, फिर 99 की वैल्यू उसकी वेरिएबल की सेम वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, तो वो ऐसा नहीं। थर्ड नंबर पे उसमें क्या है कि जो आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एरर की मीन है, यानी कि मीन वैल्यू ऑफ वेरिएबल के लिहाज से जो यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एरर विद रिस्पेक्ट टू मीन एक्स वेरिएबल इज इक्वल टू 0, यानी कि आपके पास जो एरर की जो मीन वैल्यू है वो 0 होनी चाहिए। सम ऑफ जो मीन डेविएशन है उसकी 0 होनी चाहिए। मीन डेविएशन से मुराद यानी कि जब आप उसको एस्टिमेट करेंगे, एस्टिमेट करने के बाद उसका सम ऑफ स्क्वायर है वो मिनिमाइज होगा, 0 होगा, 0 करीब होगा, अल्टीमेटली क्या होगा, आपको वो एरर 0 होगा। ये थर्ड असम्पशन है। Then next we can move towards the fourth assumption, वो क्या है, homoscedasticity और constant variance of error। इसका मतलब ये है कि अगर आपने जो रिग्रेशन रन किया, मिसाल के तौर पर अगर इसको मैं लेता हूं, ये आपके पास है कि ईयर 2019, ये फॉर 2019 के लिए की है, 2019 के लिए की है,
और उसके बाद आपने यही वाली जो फॉर 2020 के लिए जो एस्टिमेट की है। लेकिन अब इसमें क्या है कि इनके जो एरर है उनका जो वेरिएंस है वो सेम होना चाहिए, यानी कि होमोसडास्टी होना चाहिए। होमो का मतलब है सेम, सडास्टी का मतलब है कि डिस्पर्शन, उनकी जो डिस्पर्शन है एरर की वो सेम होनी चाहिए, ये इसका असम्पशन है। यानी कि अगर आप वेरिएंस लें पहले 5 साल एरर का, पहले 5 सालों का वो भी सेम होना चाहिए, अगले 5 के बाद छठा ऐड करें तब भी सेम होना चाहिए, 7वां ऐड करें तब भी सेम होना चाहिए। इसका मतलब है कि जब आप एरर की ऑब्जर्वेशन को, डिफरेंट ऑब्जर्वेशन को लेते हैं, उनका जो वेरिएंस है वो सेम है, इसको हम कहते हैं होमोसडासिटी। या इसको हम कहते हैं कि आपका ये क्या है, जो नो हेट्रोसडासिटी। तो इस हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, तो हेट्रोसडासिटी नहीं है उसके अंदर। उसके बाद जो नेक्स्ट असम्पशन है उसमें नो ऑटो कोरिलेशन। ऑटो कोरिलेशन इज आल्सो काइंड ऑफ कोरिलेशन, कोरिलेशन की किस्म है। इसको हम ऑटो कोरिलेशन इसलिए कहते हैं कि बेसिकली जब आप एरर देखते हैं, मिसाल के तौर पर जब आपने रिलेशन रन की 2019 का जो एरर आया, आपका एरर आया E1 आ गया फॉर एग्जांपल। 2020 का जो एरर, 2020 का एरर आया वो आपका E2 आ गया, E2 आ गया, एरर 2 आ गया। 2021 का जो आपका एरर आया उसको हम कहते हैं वो आपका E3 आ गया। अब आप इसमें क्या है कि इसमें क्या है कि नो ऑटो कोरिलेशन, इसका मतलब ये है कि आपका जो कोरिलेशन है, कोरिलेशन अगर आप लें किसका, आपके एरर 1 का, E1 का कोरिलेशन E2 के साथ, आपका ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। आपके एरर जो है हर अगले साल का एरर या पिछले साल के एरर के साथ कोरिलेट नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कोरिलेट होता है, इनके दरमियान रिलेशनशिप होता है, कोरिलेशन होता है, उससे हम कहते हैं कि ऑटो कोरिलेशन है। इसका मतलब ये कि नेक्स्ट असम्पशन हम ये करते हैं, अज्यूम करते हैं कि इनके एरर के दरमियान जो कोरिलेशन नहीं है, ऑटो कोरिलेशन नहीं है। एंड नेक्स्ट वी हैव अ नो मल्टी कोलिनियरिटी। मल्टी कोलिनियरिटी का मतलब ये कि आपके पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जैसे इस केस के अंदर मेरे पास 2 वेरिएबल है, जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि आपके पास ये मेरी इक्वेशन है, इसके अंदर मेरे पास x1 है और इसमें मेरा x2 है, ये 2 वेरिएबल्स हैं। ये 2 वेरिएबल आपस में इनका कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, यानी कि आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये आपस में कोरिलेट नहीं होने चाहिए। कोलिनियर का मतलब है विद इन अ सिंगल स्टेट लाइन, सिंगल डायमेंशन। उसके अंदर के मल्टी कोलिनियरिटी का मतलब ये कि एक से ज्यादा वेरिएबल एक ही जो डायरेक्शन में एक ही लाइन, एक ही जो प्लेन के अंदर लाइन ही करनी चाहिए। प्लेन मतलब एक्स वाई प्लेन के अंदर जैसे 4 उसके पार्ट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं, एक ही कोऑर्डिनेट के अंदर लाइन ही करना चाहिए। मतलब ये करने का कि अगर आपका एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल दोनों इंडिपेंडेंट है, ये दोनों में आपस में इनका कोई रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। एंड देन वी हैव अ नो स्पेसिफिकेशन बाइस। इसका मतलब है कि आपने जो इक्वेशन है उसकी जो फंक्शनल फॉर्म है, फंक्शनल फॉर्म हमारे पास 4 तरह की होती हैं, लॉग लॉग होता है, लॉग लीनियर होता है, लीनियर लॉग होता है, या लीनियर लीनियर होता है। 4 किस्म के हमारे पास मॉडल होते हैं। अगर आप जो मॉडल इसका यूज कर रहे हैं वो एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, उसकी जो गिवन फंक्शनल फॉर्म के लिहाज से होना चाहिए। जैसे अगर आप सिंगल स्ट्रेट लाइन एस्टिमेट कर रहे हैं, 2 वेरिएबल के दरमियान लीनियर रिलेशनशिप है, उसके लिए आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज ना करें। इसका मतलब ये होगा कि आपकी जो स्पेसिफिकेशन बाइसनेस है, या आपके कुछ ऐसे वेरिएबल्स हैं जो उसको एक्सप्लेन ही नहीं करते। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ, जैसे आप कहते हैं स्टडी जो आपके मार्क्स हैं इज अ फंक्शन ऑफ स्टडी, और उसमें प्लस लिखते हैं इनकम ऑफ नेबर। तो ये जो है इनकम ऑफ नेबर है, इररेलेवेंट वेरिएबल है, वो बेसिकली उसके इंक्लूड नहीं करता। इसमें क्या वेरिएबल जो बाइसनेस आ गई, आपकी स्पेसिफिकेशन ठीक नहीं है, या आपका जो रिलेशनशिप है वो लीनियर है, आप उसको क्वाड्रेटिक यूज कर रहे हैं। एंड देन नेक्स्ट यू हैव द नेक्स्ट असम्पशन इज अबाउट गास-मार्कोव थ्योरम। ये क्या बताता है कि आपके असम्पशन नंबर 1 से लेकर 7 तक अगर सारे फुलफिल हों तो हम कहते हैं कि आपका एस्टिमेटर ब्लू है। ब्लू का मतलब क्या है कि बेस्ट है, लीनियर है, अनबाइस्ड है और एफिशिएंट है। अब यहाँ पे जो बेस्ट, यहाँ पे सबसे पहले है कि लीनियर का मुराद यहाँ पे क्या है। लीनियर मैंने बताया कि आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है आपके मॉडल के अंदर वो आपका क्या है, इन लीनियर इन पैरामीटर है, लीनियर इन फंक्शन है। और अनबाइस्ड से मुराद यहाँ पे ये कि अगर आप उसकी सैंपल की वैल्यू भी चेंज करें लेकिन आपकी जो एस्टिमेटर है वो आपके रिजल्ट वैसे ही दें। यानी कि अगर आप रिपीटेड एप्लीकेशन मेथड के साथ भी उसको एस्टिमेट करें, उसकी जो वैल्यूज है वो ट्रू वैल्यूज आपको अप्रोच करें। इसका मतलब यहाँ पे है कि जो आपके सैंपल वैल्यू होंगी वो आपकी पॉपुलेशन की वैल्यू को अप्रोच करें। यानी अगर आपका सैंपल का मीन 25 है तो आपका जो पॉपुलेशन का मीन 25 है तो आपका सैंपल का मीन भी 25 को अप्रोच करना चाहिए। तो ये इसका मतलब है। उसके बाद आपका जो मिनिमम, जो एफिशिएंट होने का मतलब यहाँ पे कि जो आपका एरर का जो वेरिएंस है वो मिनिमम होना चाहिए। सम ऑफ स्क्वायर है उसका जो वेरिएंस है वो मिनिमम होना चाहिए, उससे हम कहते हैं एफिशिएंट है। और बेस्ट के लिए हम क्या कहते हैं कि जब आपका जो एरर है वो मिनिमम होगा,
उसके अलावा जो आप अनबाइस्ड है, अनबाइस्ड से मुराद है कि रिपीटेड वैल्यू के अंदर जो ट्रू वैल्यू को अप्रोच करेगा, सैंपल अप्रोच करेगा पॉपुलेशन को, एंड देन यू आर गोइंग टू फुलफिल द मार्कोव थ्योरम। और मार्कोव थ्योरम ये बताता है कि ओएलएस है बेस्ट एस्टिमेटर। तो ये तो बेसिकली मैंने ट्राई की एक्सप्लेन करने की जो क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल के असम्पशंस है। अब जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है उसमें हमने डिस्कस करना है हाइपोथेसिस डेवलपमेंट, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, या इसको हम कह देते हैं कि स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस कैसे करते हैं। या हमारे पास गिवन केस के अंदर हमारे पास एक रिग्रेशन लाइन है, वो एस्टिमेट होगी, एस्टिमेट होने के बाद हमारे पास है y है t हैड इज इक्वल 20.3 प्लस 0.5 x1 xt। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जो बीटा है वो कितना है, बीटा जो कोफिशिएंट है वो है 0.5091। अब हमने ये चेक करना है कि आया कि ये सिग्निफिकेंट इंपैक्ट करता है y को या नहीं। उसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, उसका देखना पड़ेगा, इसको कैलकुलेट करना है हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए। और उसके लिए हमें क्या चाहिए, इस बीटा के स्टैंडर्ड एरर्स, यानी जो बीटा है इसका पहले वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे, वेरिएंस कैलकुलेट करने के बाद इसका स्क्वायर रूट लेंगे, वो इसका क्या होगा, स्टैंडर्ड एरर होगा। वो हमें बताएगा कि आया कि ये वाला जो बीटा है वो स्टैटिकली सिग्निफिकेंट इंपैक्ट कर रहा है वाई को या नहीं कर रहा। उसके लिए हम आगे चलते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए। इससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। अब सबसे पहला इसमें ये कि इसमें दो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर हमारे पास दो तरह के टेस्ट होते हैं। एक हमारे पास होता है वाई वन टेल टेस्ट, एक होता है हमारे पास वन टेल और दूसरा था टू टेल। अब उसमें क्या है कि जैसे हमारे पास जो डिपेंड करता है कि हाइपोथेसिस कैसा है, जैसे अगर हमारे पास ये देखें, हमारे पास है बीटा इज इक्वल टू 0.5 और बीटा जो हम हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं उसको हम नल हाइपोथेसिस कहते हैं, जो उसका अल्टरनेटिव होता है उसको हम कहते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। यानी कि जो हम हाइपोथेसिस टेस्ट करने जा रहे हैं, हमारा कंसर्न है, उसको हम कहते हैं नल हाइपोथेसिस। जो उसका रेसिप्रोकल या अल्टरनेटिव है उसको हम कहते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। यानी कि अगर गिवन केस के अंदर मैं देखूं तो बीटा मेरे पास 0.5 है। 0.5 जो है बेसिकली क्या है, बीटा है, कोफिशिएंट है, उसको मैं चेक करना चाह रहा हूं कि आया कि ये 0.5 के बराबर है या नहीं है। इसमें क्या है कि टू साइडेड है, 0.5 से ज्यादा भी हो सकता है, 0.5 से कम भी हो सकता है। अब इस केस के अंदर आपके पास क्या है कि टू टेल टेस्ट है। टू टेल टेस्ट के या इसके अलावा आपके पास कंडीशन क्या हो सकती है, आप इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि बीटा इज इक्वल टू आपका 0.5 चेक कर रहे हैं, या बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है। इस केस के अंदर आपके पास टू वे जो है टू वे पॉसिबिलिटीज है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द टू टेल स्टैंडर्ड एरर सिग्निफिकेंस या सिग्निफिकेंस लेवल। अब सिग्निफिकेंस लेवल क्या होता है ये मैं बताता हूं अभी। अब हमारे पास टेस्टिंग हाइपोथेसिस के अंदर हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, इसके अंदर हमने बीटा को टेस्ट करना है और उसके लिए हमें क्या चाहिए, अल्फा और बीटा के स्टैंडर्ड एरर चाहिए टेस्ट करने के लिए। अब उसके लिए हम जो टी स्टैटिस्टिक कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसमें हमने कहा कि जो टी स्टैटिस्टिक हमारे पास है बीटा एस्टिमेटेड माइनस बीटा स्टैटिक ओवर स्टैंडर्ड बीटा नॉट। अब बीटा जो स्टैटिक है ये हमारे पास नल हाइपोथेसिस हमने 0 अज्यूम किया, ये 0.5 अज्यूम किया है। जितना भी हमने अज्यूम किया उसकी वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, एंड देन यू हैव अ बीटा एस्टिमेटेड, जो आपका एस्टिमेटेड आएगा उसको डिवाइड करेंगे स्टैंडर्ड एरर बीटा के साथ, इसके हमारी टी वैल्यू आएगी। इस टी वैल्यू को हम बोलते हैं टी कैलकुलेटेड। अब इसको हम कंपेयर करेंगे फिर आगे वैल्यू कौन सी, सिग्निफिकेंस लेवल के साथ। सिग्निफिकेंस लेवल हम 3 रखते हैं, 5%, 10% और 1%। अब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमें ये बताता है कि आप कितने परसेंट कॉन्फिडेंट हैं, श्योर है कि आपका जो कोफिशिएंट है वो सही है। यानी कि आपको डिवाइड करता है 1 माइनस अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, जो अल्फा आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, 1 माइनस अल्फा कॉन्फिडेंस इंटरवल है। यानी कि अगर आपने 5% अल्फा रखा है, इसका मतलब है कि आप 95% आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल है, यानी कि आप 95% कॉन्फिडेंट है कि आपके जो रिजल्ट्स हैं वो ठीक है। अगर आप उसको 1% रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 100 माइनस 1 99% कॉन्फिडेंट आप होंगे। अगर आपका वो 10% है, इसका मतलब है 90% आप कॉन्फिडेंट होंगे। तो 1 माइनस अल्फा रिप्रेजेंट जो करता है कॉन्फिडेंस इंटरवल को, जबकि जो आपका अल्फा है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को, एरर के चांसेस को। एरर दो तरह के होते हैं, वो आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा। टाइप 1 एरर होता है कि जब आप सही को गलत कह रहे होते हैं, यानी कि बीटा आपका सिग्निफिकेंट आप कह रहे नहीं है, और टाइप 2 एरर आप यानी कि गलत को सही कह रहे हैं। पहले केस में आप सही को गलत कह रहे हैं, दूसरे केस में आप गलत को सही कह रहे हैं, यानी कि टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर इसको बोलते हैं। वो आगे एक्सप्लेन करते हैं हम इसको। इसके बाद आप ये आपके पास गिवन जो आपके पास, जी 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 सर, अगर 10% से ज्यादा सिग्निफिकेंस है तो फिर उसको ड्रॉप कर देना चाहिए, वो एनालिसिस ड्रॉप कर देना चाहिए, या उसका कोई वे आउट होता है? मैं आपके क्वेश्चन समझा नहीं। आप कहना चाह रहे हैं कि अगर आपका 10% से ज्यादा होना चाहिए, अगर 10% से ज्यादा आ रहा है
तो फिर हमें रिजेक्ट कर देने चाहिए उस एनालिसिस को। बेसिकली अगर मिसाल आपने कोई मॉडल एस्टिमेट किया, उसमें किसी एक वेरिएबल का जो आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है या प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा आ रही है, जो कि बता रही है कि आपका जो बीटा है वो इनसिग्निफिकेंट है। मिसाल के तौर पर आपने 10% रखा है, उसकी वैल्यू जो 10%, वो आगे मैं बताऊंगा क्रिटिकल वैल्यू, वो 1.69 है आपकी जो 10% पे है, 1.96 है 5% पे है, 2.57 जो है वो 1% पे है। अगर आपकी वैल्यू 2.57 से बड़ी है, इसका मतलब ये कि आपका जो नल हाइपोथेसिस है उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये मैं बताऊंगा आगे। अगर आपका एक वेरिएबल उसका सिग्निफिकेंस लेवल नहीं है, लेकिन बाकी वेरिएबल आपके अगर सिग्निफिकेंस लेवल है, इसका मतलब है कि बाकी वेरिएबल सिग्निफिकेंट है और एक वेरिएबल इनसिग्निफिकेंट है, देन यू नीड टू फाइंड द रीजन व्हाई दिस वन इज इनसिग्निफिकेंट और अदर वन सिग्निफिकेंट। अगर आपका मेन वेरिएबल ही वही है, देन यू नीड टू चेक योर डेटा अगेन कि उसका क्या रीजन है। जरूरी नहीं है कि आप जब एनालिसिस करें उसमें जो आपके रिजल्ट हूबहू वैसे ही हैं। अगर आप पॉजिटिव में इंपैक्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो पॉजिटिव आए, अगर नेगेटिव एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो नेगेटिव आए। समटाइम आप जब सैंपल साइज चेंज करते हैं तो हर कंट्री के लिए जो इंपैक्ट है पॉजिटिव नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ इनकम बढ़ने से अब कंजप्शन बढ़ती है, अब हर कंट्री के लिए ये जरूरी नहीं होगा। समटाइम होता है कि आपके जैसे यूरोप या अदर कंट्रीज के अंदर वहां पे प्रोग्रेसिव टैक्स है, यानी कि आपकी इनकम इंक्रीज होगी, टैक्स रेट ज्यादा हो जाएगा। तो उन कंट्रीज के अंदर जो है वो ये फार्मूला जो फार्मूलेटेड थ्योरी है एग्जैक्टली कंजप्शन इंक्रीज नहीं होगी उतनी उस रेट्स के साथ। हो सकता है मे बी डिक्रीज हो जाए इस थ्रेशोल्ड लेवल के अलावा। जबकि पाकिस्तान या डेवलपिंग कंट्री के लिए ऐसे अगर आप देखेंगे देन इनकम इंक्रीज होने से कंजप्शन इंक्रीज होती है। तो ये वेरी करता है कंट्री टू कंट्री, कंडीशन टू कंडीशन। तो अगर आपका रिजल्ट जो है सिग्निफिकेंट आ रहे हैं, देन यू नीड टू फाइंड द रीजन व्हाई इट सिग्निफिकेंट। अगर इनसिग्निफिकेंट है तो व्हाई इज इनसिग्निफिकेंट। तो ये होता है उसमें। अगर मैं आपके आंसर का क्वेश्चन दे पाया हूं तो ठीक है, अगर नहीं देन यू कैन एलैबोरेट योर क्वेश्चन, आई कैन आंसर अगेन। नहीं सर यही पूछ रहा था। अच्छा, उसके अगर आपके पास टू टेल होता है, टू टेल के अंदर क्या होता है कि जब आपके पास दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, आपका जो लेवल ऑफ अगर आपने 5% रखा है तो पिक्चर में देख रहे हैं तो 2.5 राइट वर्ड लेफ्ट वर्ड आ जाता है, 95% आपका नो रिजेक्शन रीजन या इसको हम बोलते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल हो जाता है। अगर इसी को अगर हम लेके जाए वन टेल की तरफ, उसमें अपर टेल होता है, अपर टेल में आपका राइट वर्ड हो जाता है और लोअर टेल के अंदर जो आपका है वो क्या हो जाता है, लेफ्ट वर्ड हो जाता है। इसमें मैंने ये जो तीनों फिगर्स हैं ये आपके 5% के हिसाब से हैं, यानी कि अगर आपका 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है तो 95% जो आपका है वो क्या है, कॉन्फिडेंस इंटरवल है। आप कॉन्फिडेंट है कि आपका रिजल्ट ठीक है, या आपके बीटा जो है वो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट कर रहे हैं स्टैटिकली। अच्छा, आप इसका रिजल्ट कैसे लेते हैं? जो हमने टी कैलकुलेट किया था वहां पे जो बीटा उसकी जो वैल्यू, अगर वो वैल्यू हमारे जो क्रिटिकल वैल्यू टेबल की वैल्यू से बड़ी आ जाती है तो हम कहते हैं कि रिजेक्ट एच नॉट। इसका मतलब ये होगा कि अगर वो बड़ी वैल्यू आती है हम कहते हैं कि बीटा 0.5 के बराबर नहीं है। अगर उससे कम हो जाती है तो इसका मतलब वो रिजेक्शन रीजन में गिर जाती है वैल्यू, या उसके अंदर फॉल करती है, तो उसको हम कहते हैं कि आप रिजेक्ट एच नॉट। उस केस में हम उसमें एक्सेप्ट एच नॉट, उस केस में एक्सेप्ट एच नॉट करते हैं, उसमें कहते हैं कि नल हाइपोथेसिस बीटा इज इक्वल टू 0.5 ही है। अब इसको अगर हम प्रैक्टिकल एग्जांपल से आगे देखें, यहाँ पे ये वैल्यूज हैं जो मैं आपको बता रहा था। आपके पास अगर 0.5 है रखा है आपने, n जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है, 1 0 आपका मीन है, 1 आपका वेरिएंस है। इसका आपको पता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के दो ही पैरामीटर होते हैं, मीन एंड वेरिएंस। उस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन 0 होता है और वेरिएंस 1 होता है। यहाँ पे n 0 1 ये डिपिक्ट कर रहा है। उसके बाद T40 है, ये T40 का मतलब है अगर आपका सैंपल साइज 40 के जो आपकी वैल्यूज हैं उसके लिए से अगर आप वैल्यू सेट करना चाहते हैं, 40 जो है वो बताता है आपका टी डिस्ट्रीब्यूशन। टी डिस्ट्रीब्यूशन को कहते हैं हम स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपकी वैल्यूज जो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 40 से ज्यादा है देन इट अप्रोचेस टू जी डिस्ट्रीब्यूशन। अदरवाइज टी डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि हम कहते हैं स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको फॉलो करता है। अब इनकी जो वैल्यूज हैं, वैल्यूज अगर देखें क्रिटिकल वैल्यूज जो दी जाई हैं वो आपके पास 0.05 के ऊपर 2.57 वैल्यू है और 2.5 के ऊपर 1.96 वैल्यू है और 5 पे 1.64 वैल्यूज है। अगर आपकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है अगर इनसे बड़ी हो जाए, मिसाल के तौर पर अगर आपने जो मॉडल एस्टिमेट किया उसकी जो टी वैल्यू है उसकी बीटा की वो ग्रेटर है 2.57 से, इसका मतलब है वो आपका जो बीटा है आप 99.5% श्योर है कि आपके जो रिजल्ट ठीक है। इसका मतलब ये है कि वो आपका 0.5% लेवल पे बीटा स्टैटिकल सिग्निफिकेंट है। अगर उसकी वैल्यू 2.55 से लेस है लेकिन 1.96 से ग्रेटर है, इसका मतलब है कि वो 2.57
% पे स्टैटिकल सिग्निफिकेंट है। अगर उसकी वैल्यू 1.64 से भी कम है, इसका मतलब है कि वो 10% से भी कम है, 5%, तो आपका गिवन % पे आपका जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है उसके अंदर फॉल नहीं कर रही, जिसमें फॉल कर रही है, इसका मतलब ये है कि आपने एच नोट को एक्सेप्ट करना। सो दैट्स इज आई जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अब यहाँ पे इसकी एक एग्जांपल भी है, परफॉर्म कैसे करते हैं। अब जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है दो तरह करते हैं। एक हम करते हैं जैसे मैंने अभी बताया, जिसके अंदर आप टी कैलकुलेट करते हैं, और सेकंड होता है कि आप कॉन्फिडेंस इंटरवल के जरिए एक आप ये देखते हैं कि आया कि वैल्यूज आपके रिजेक्शन रीजन में गिर रही है, फॉल कर रही है या नहीं कर रही। दूसरे केस में आप देखते हैं आया कि आपकी वैल्यू की रेंज जो है आपकी वैल्यू की जो रेंज है वो कॉन्फिडेंस इंटरवल के अंदर फॉल कर रही है कि नहीं कर रही। यहाँ पे हाइपोथेसिस एच नॉट इज बीटा इक्वल टू 1 है, आप चेक कर रहे हैं जो बीटा है कोफिशिएंट है 1 है, और अल्टरनेटिव इसका उल्टा है। नॉर्मली जब हम यूनिट रूट एनालिसिस करते हैं टाइम सीरीज के अंदर, उसके लिए हम सेट करते हैं कि हम उसका जो कोफिशिएंट होता है लैग वेरिएबल का, मतलब जो आपका वेरिएबल है वो उसका जो लैग वेरिएबल है उसका यूनिट रूट जो कोफिशिएंट 1 है उसको टेस्ट करते हैं, ये उसका हाइपोथेसिस है। तो बीटा इज इक्वल टू 1 है और बीटा नॉट इज इक्वल टू अल्टरनेटिव बीटा जो नॉट इक्वल टू है 1 है। इसके अंदर उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे उसी तरीके के साथ। उसके बाद आपके पास उसकी अपनी वैल्यू कैलकुलेट की। आपको मैंने बताया गिवन एग्जांपल में हमारे पास जो बीटा एस्टिमेटेड था वो था 0.5091, और हम इसको चेक कर रहे हैं किसके अगेंस्ट, 1 के अगेंस्ट, उसको हमने माइनस किया, और 0.2 जो 256 है उसका आपका स्टैंडर्ड एरर है बीटा का। जब स्टैंडर्ड एरर जो आपका बीटा का है उसको अपने एस्टिमेट के आपके पास वैल्यू आई -1.971। अब 1.71 जो वैल्यू है ये क्या है, बेसिकली ये वैल्यू क्या है, इसमें इसको हम क्या, ये वैल्यू जो है वो किससे बड़ी है, 1.96 से छोटी है, जबकि 1.64 से बड़ी है। डू नॉट रिजेक्ट H1 सिंस स्टैट लाइज विद इन द नॉन रिजेक्शन रीजन। इसका मतलब ये क्या है कि आपने जो H नॉट को रिजेक्ट नहीं करना, एक्सेप्ट कर लेना, क्योंकि ये वैल्यू जो है आपकी क्रिटिकल वैल्यू से छोटी है। ठीक है, अगर आपकी वैल्यू बड़ी होती तो आप कहते हैं रिजेक्ट H नॉट, लेकिन आपकी वैल्यू ये छोटी है, किससे छोटी है, ये आपकी 2.57 से भी छोटी है, ये वैल्यू आपकी 1.96 से भी छोटी है, और ये क्या है, इसलिए हम कहते हैं कि ये आपका डू नॉट रिजेक्ट H नॉट। इसी केस के अंदर अगर आप इसको बीटा प्लस एंड नेगेटिव टी क्रिटिकल वैल्यू और मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड एरर, इस केस में क्या है कि आपके पास बीटा आपका गिवन है 0.5091 प्लस एंड नेगेटिव 2.68, ये क्रिटिकल वैल्यू है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के ऊपर, और मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड एरर के साथ। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये रेंज आ गई। रेंज क्या बता रही है, 0.025 इन एंड 1.05। अगर इनके दरमियान, अगर जो 1 है, 1 जो है वैल्यू इनके दरमियान लाई करती है, इसलिए हम कहते हैं कि डू नॉट रिजेक्ट H नॉट। इसका मतलब क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल की जो रेंज है उसकी जो वैल्यू इसके कॉन्फिडेंस इंटरवल के अंदर फॉल करती है तो एक्सेप्ट H नॉट। तो ये दोनों का तरीकों से आप कर सकते हैं इनको। उसके बाद अगर हम इसकी एग्जांपल लें, उसके अलावा आपके पास और भी एक आप डिफरेंट अदर हाइपोथेसिस भी कर सकते हैं। इसको 0 के बराबर चेक कर सकते हैं, 2 के बराबर चेक कर सकते हैं, 1 के बराबर चेक कर सकते हैं, ग्रेटर और लेस के बराबर चेक कर सकते हैं। इट इज अप टू यू। उसके बाद यहाँ पे एरर जो मैंने बताया था आपको पहले, वो होते हैं कि जब समटाइम ऐसा होता है कि आपके जो H नॉट होता है वो बेसिकली ट्रू होता है, मतलब वो सही होता है, वो आप उसको रिजेक्ट कर देते हैं, यानी कि आप सही, आपका पैरामीटर सही होता है लेकिन आप कहते हैं कि नहीं सही ठीक नहीं है, तो आप ठीक को गलत कहते हैं, ट्रू वैल्यू आपकी होती है उसको गलत कहते हैं। और दूसरे केस में क्या है कि आप उसकी जो वैल्यू फॉल है लेकिन आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो इसको हम टाइप 2 एरर कहते हैं। तो टाइप 1 एरर जो है रिगार्डिंग तो अल्फा होता है, टाइप 2 एरर रिगार्डिंग तो बीटा है। तो ये दो टाइप के एरर होते हैं जो हम एप्लीकेशन के अंदर जो हम नॉर्मली फॉल करते हैं, और इसी को मिनिमाइज करने के लिए आप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का उसको 1, 5 या 10 रखते हैं। उसके बाद आगे आपको एक और एग्जांपल रही है, अगर हम फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स या फाइनेंस के अंदर देखें तो गिवन इक्वेशन आपके अंदर ये कैपा मॉडल की दी है, जैसन कैपा जो एस्टिमेट किया 1968 के अंदर, उसमें जो आपका आर जे माइनस आर एफ है, आर जे जो गिवन मार्केट रेट है माइनस रिस्क फ्री रेट है, वो इक्वल है अल्फा नॉट इंटरसेप्ट प्लस बीटा। बीटा इज द सेंसिटिविटी ऑफ, किसकी सेंसिटिविटी है, वो आपको बताती है कि आपका आर एम जो मार्केट रेट, जो मार्केट का इंटरेस्ट रेट माइनस रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट है, उनके लिए इसका डिफरेंस बताती है कि रेट ऑफ चेंज क्या है। इस केस में आप जो है अल्फा जो इंटरसेप्ट है उसको 0 के बराबर चेक कर सकते हैं या बीटा को भी चेक कर सकते हैं।
उसके बाद हमारे पास जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के अंदर है, उसके अलावा आप और भी जो जैसे मैंने बताया कि आप कॉन्फिडेंस इंटरवल के जरिए चेक कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए भी आपने बीटा प्लस नेगेटिव टी अल्फा बाय 2, अल्फा बाय 2 किस केस में होता है, जब 2 टेल टेस्ट होता है, टी अल्फा होता है 1 टेल टेस्ट के अंदर, और एस ई स्टैंडर्ड एरर बी के है जो जेनेरिक फॉर्म में बीटा कोफिशिएंट है, कोई भी आप चेक कर सकते हैं, और ये बराबर होता है 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू कॉन्फिडेंस इंटरवल, और अल्फा सी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, और जो कि आपके टाइप एरर 1 और 2 को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद आपके पास गुडनेस ऑफ फिट है, कोई भी मॉडल आपने एस्टिमेट किया है, उस मॉडल को एस्टिमेट करने के बाद आपके पास 3 चीजें आती हैं, यानी कि आपने जो वेरिएबल्स लिए उन्होंने अपने एक्चुअल वेरिएबल को कितना एक्सप्लेन किया, आपके एरर कितने थे, और टोटल कितनी वेरिएशन थी। और ESS को बोलते हैं एक्सपेरिमेंट सम ऑफ स्क्वायर, वो बराबर होता है एक्चुअल वैल्यू में से मीन वैल्यू को माइनस करते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि जो रिग्रेशन लाइन होती है वो आपकी एक्सपेक्टेड मीन वैल्यू के लिहाज से होती है। ई स्क्वायर जो है वो एरर का स्क्वायर है, और जो आपका टोटल सम ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एक्चुअल में से जो मीन वैल्यू को माइनस करते हैं तो आपका एक्चुअल वेरिएशन बताता है। इन दोनों के रेशियो ले तो वो आपको बताता है एक्सपेरिमेंट सम ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल सम ऑफ स्क्वायर इज आर स्क्वायर, या 1 माइनस रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय सम ऑफ स्क्वायर, ये आपको आर स्क्वायर, ये बताता है गुडनेस ऑफ फिट। आप इसको भी चेक करने के लिए आप क्या करते हैं, इसको चेक करने के लिए आप एफ टेस्ट करते हैं। एफ टेस्ट बेसिकली बताता है आपको जॉइंटली सिग्निफिकेंट, यानी कि आपका जो आर स्क्वायर ओवरऑल जितने भी सारे वेरिएबल है आया के इफेक्ट करते हैं या नहीं करते, और उसका जो फार्मूला है वो क्या है, आर स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस के माइनस 1, के नंबर ऑफ पैरामीटर है, एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, और डीएफ जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम, हमेशा डिग्री ऑफ फ्रीडम बताती है कि आपके एन माइनस के है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस नंबर ऑफ पैरामीटर है। अगर इस केस में एफ जो वैल्यू आपकी टेबल वैल्यू से बड़ी हो तो हम कहते हैं कि सिग्निफिकेंट है, आर स्क्वायर 0 के बराबर एक्सप्लेन नहीं करता। अगर वो उससे बड़ी होती है हम कहते हैं रिजेक्ट एच नॉट, और एच नॉट क्या है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0, उसको रिजेक्ट करते हैं, इसका मतलब है आर स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये बेसिकली आपका क्या है, ज्वाइंटली सिग्निफिकेंस, ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट होता है जो आप 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल्स के दरमियान चेक कर सकते हैं। एंड देन लास्टली वी हैव अ पैनल रिग्रेशन मॉडल्स। पैनल रिग्रेशन मॉडल्स के लिए आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। लास्ट मिनट चल रहा है सर, लास्ट मिनट चल रहा है, मेरे ख्याल में यहीं पे वाइंड अप कर लेते हैं, क्योंकि ओके नो प्रॉब्लम सर। मैं बहुत सर आपने माशाल्लाह अच्छे तरीके से चीज़ें जो है एक्सप्लेन कर दी, थैंक यू सो मच। एंड सर हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से हम अपने जो है वाइस चांसलर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो हैं